हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। एक ही बात है। तो ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग में हम करते हैं। तो जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई भी कहा जाता है, इस्टेब्लिश्ड इन 1935 एंड नेशनलाइज्ड इन 1949। आरबीआई 1935 में तो बना था मगर उसे नेशनलाइज आज़ादी के बाद किया गया था 1949 में। इट सर्व्स एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर एपेक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो पूरे कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है या मॉनेटरी सिस्टम है उसका हेड है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज, ठीक है। बिलो इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ आरबीआईज की रोल्स एंड फंक्शंस। तो आपको जब क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द आरबीआई formulates and implements monetary policy to maintain price stability and ensure adequate credit flow in the economy। तो जो आरबीआई है वो फॉर्मुलेट बनाती भी है और इम्प्लीमेंट भी करती है मॉनेटरी पॉलिसी को इस हिसाब से कि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे और जो क्रेडिट का जो फ्लो है इकोनॉमी में वो जितना चाहिए उतना रहे, ज़्यादा ना रहे ना कम रहे। ज़्यादा रहेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है, और अगर कम हो गया तो जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में भी जा सकती है, ठीक है। इट यूजेज टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई छोटे बैंकों को लोन्स देती है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स। बैंक से भी तो बोरो करती है, बैंक्स भी तो अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, तो उस पैसे पे भी तो जो आरबीआई है उसको छोटे बैंक्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। आरबीआई के पास कितने डिपॉजिट्स का कितना परसेंट रखेंगे, मतलब जितना भी उनका टोटल डिपॉजिट्स है उनका कितना परसेंट रखेंगे, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, सीआरआर कहते हैं, कि कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल कैपिटल का कितना परसेंट आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। फिर आ जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर कहते हैं। इट इज़ मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में बैंक्स अपने पास कितना रखेंगे लिक्विड फॉर्म में, समझ गए बात। बाय एडजस्टिंग दीज रेट्स द आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेन मोटी मोटी इन चीज़ों को कंट्रोल करके, इन चीज़ों को एडजस्ट करके जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है और जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो आरबीआई है वो रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है किसका? पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का विद इन द कंट्री। द आरबीआई ओवरसीज बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, या इसकी जगह एनबीएफआईज भी लिखा होता है कई बुक्स में, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लिख सकते हो। तो कैसे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इंश्योरिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स। वो नॉर्म्स बनाता है कि ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी ताकि जो कंट्री है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। रिस्क मैनेजमेंट टू प्रिवेंट बैंक फेल्योर्स। तो वो रिस्क को मैनेज करने के लिए ताकि बैंक कहीं फेल ना हो जाए, बैंक के लिए रूल्स रेगुलेशंस निकालता है जो बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, दैट इज बेसल 1 नॉर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। तो उनको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने को भी कहता है कि मिनिमम तुम्हारे पास इतना पैसा होना ही चाहिए। अब ये बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इट कंडक्ट्स इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। तो टाइम टू टाइम बैंकिंग सिस्टम की इंस्पेक्शंस करता रहता है और ऑडिट करता रहता है ताकि ये पता लग जाए कि किसी बैंक में घपला तो नहीं चल रहा, किसी बैंक में बेईमानी वगैरह तो नहीं हो रही, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसका, issuer of currency, very important. The RBI has the sole authority to issue and circulate currency notes except ₹1 notes and coins which are issued by the Ministry of Finance. तो 1 रुपये का नोट या जो सिक्के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उनको प्रिंट करती है और इशू करती है, बाकी सारी की सारी करेंसी आरबीआई इशू करती है, ठीक है। इट इंश्योर्स, इससे क्या होता है? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ जेन्युइन करेंसी। जेन्युइन करेंसी आएगी। अब अगर 10 लोगों को कह दिया करेंसी
करेंसी छापने को तो वो तो अलग अलग भी छाप सकते हैं, डिज़ाइन ऊपर नीचे हो सकता है, बट एडिक्वेसी तभी आएगी जब एक ही इंस्टीट्यूशन नोट छापेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड नोट्स टू मेंटेन क्वालिटी, जो पुराने नोट्स हैं उसको वो ख़त्म करता रहता है ताकि जो क्वालिटी ऑफ नोट्स हैं वो मेंटेन किए जा सकें। प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफिटिंग थ्रू सिक्योरिटी फीचर्स, काउंटरफिटिंग मतलब जो नकली नोट चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी वो कई चीज़ें नए नोट्स में इशू करता है, निशानियाँ वगैरह लगाता है, तार वगैरह डालता है, कुछ ना कुछ करता है ताकि लोगों को पता लगे कि कौन से नोट असली हैं, कौन से नोट नकली हैं। तो प्रिवेंट करता है काउंटरफिटिंग को, ठीक है, और कई सिक्योरिटी मेजर्स लेता है। नेक्स्ट आ जाता है banker to the government, very important. The RBI acts as a banker, agent and advisor to the central and state governments by managing government accounts. तो ये क्या होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका बैंकर होता है, तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। फैसिलिटेटिंग पब्लिक डेट मैनेजमेंट, दैट इज इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है लोन्स लेने में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को इशू करता है ताकि लोग या इंस्टीट्यूशंस जो भी उस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो एक टाइप का सरकार को लोन चला जाता है। हैंडलिंग ट्रेजरी ऑपरेशंस, दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो सरकार के बिहाफ पे सरकार के पैसे इकट्ठे भी करता है और सरकार की पेमेंट्स भी करता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बैंकर टू बैंक्स, बैंकों का बैंक है ये। द आरबीआई सर्व्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स का जो है ये बैंक होता है, जैसे हमारे लिए छोटे बैंक है वैसे इन बैंकों के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है या आरबीआई होता है वो बड़ा वो बैंक होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम पे ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक से लोन्स लेते हैं, लिक्विडिटी वही प्रोवाइड करता है इमरजेंसी में। मेंटेनिंग क्लियर हाउस ऑपरेशंस फॉर इंटरबैंक स्टेटमेंट्स, दैट इज एनईएफटी, आरटीजीएस एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, ठीक है। समझ लो दो पर्सन है ए एंड बी, ए पर्सन का एसबीआई में अकाउंट है और बी पर्सन का एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में। तो ए पर्सन ने बी पर्सन को पैसे दिए, अब एसबीआई एचडीएफसी को जो है पैसे देने हैं उसने, ठीक है, बट होता क्या है कि ये आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के पास इसके भी पैसे पड़े हैं इसके भी पैसे पड़े हैं, अकाउंट्स खुले हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आरबीआई करेगा यहीं जो इनके अकाउंट्स हैं इन्हीं में पैसे की मूवमेंट कर देगा, समझ गई बात। तो कहने की बात यह है क्लियरिंग हाउस फंक्शन की वजह से बैंकों को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी आसानी रहती है, बीच में आरबीआई आ जाता है और आरबीआई के आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल कि भाई ए बंदे ने एसबीआई का चेक एचडीएफसी को दे दिया, तो वो चेक कहाँ से पास होगा, वो आरबीआई तो पास करेगी उसको, तो आरबीआई के पास दोनों बैंक्स के जो पैसे पड़े हुए हैं उनके अकाउंट्स में वो वहीं से ही इधर से उधर से इधर कर देगी ताकि बैंकों को फिजिकली पैसे इधर से उधर ना करने पड़े, तो आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन एमरजेंसीज, एमरजेंसीज के टाइम पे डूबते को तिनकेगा सारा, जो भी बैंक्स अच्छे से आरबीआई की पॉलिसीज़ फॉलो करता है उसको आरबीआई मदद करता है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट आ जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई manages India's foreign exchange, that is forex reserves, to stabilize the rupees exchange rate. RBI जितना भी फॉरेन करेंसी है उसको मैनेज करता है, उसको बाय एंड सेल करता रहता है मार्केट से ताकि जो इंडियन करेंसी है उसको स्टेबलाइज किया जा सके मार्केट में। एंश्योर इंपोर्ट कवर इनफ रिजर्व्स टू पे फॉर इंपोर्ट्स, इंश्योर करता है कि उतने डॉलर या उतनी फॉरेन करेंसी रहे कि जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं उसके इक्वलेंट अमाउंट ऑफ पैसा रहे, ठीक है। उसके बाद इंटरवीन इन फॉरेक्स मार्केट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, तो होता क्या है कि ये लगातार फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता रहता है ताकि जो वॉलेटिलिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको कम से कम रखा जा सके, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए, एक्सचेंज रेट को अवॉइड करने के लिए ये सारी की सारी जो हैं स्टेप्स लेता है। कौन लेता है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। द आरबीआई ओवरसीज पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो जो भी पेमेंट सिस्टम है एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है उसकी सेटलमेंट वगैरह कराता है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड एनईएफटी एंड आरटीजीएस, ये सारे के सारे जो पेमेंट सिस्टम है उनको रेगुलेट करता है और सेटल करवाता है, ठीक है। इट एंश्योर्स
इट इंश्योर्स सिक्योर, एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कि ये इंश्योर करता है कि अच्छे से डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो सकें ताकि जो एक आम इंसान है उसका जो है भरोसा जो है फाइनेंशियल सिस्टम पे बना रहे। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। द आरबीआई प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको पीएसएल कहा जाता है। तो आरबीआई प्रमोट करता है, बैंकों को कहता है कि भाई जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं कंट्री के, उनको सस्ते में लोन दिया जाए। मैंडेटिंग बैंक्स टू लेंड एग्रीकल्चर, एमएसएमईज एंड वीकर सेक्शंस एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको एनकरेज करने के लिए उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने को कमर्शियल बैंक्स को कहता है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग रूरल क्रेडिट वाया नबार्ड, नबार्ड के थ्रू, नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके थ्रू लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करवाता है विलेजेस में ताकि वहाँ की तरक्की हो। नेक्स्ट, सपोर्टिंग फिनटेक इनोवेशंस, जैसे डिजिटल लैंडिंग या फिर यूपीआई पेमेंट्स, इस टाइप की जो फिनटेक इनोवेशंस हैं उनको प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। आरबीआई रेगुलेट्स क्रेडिट फ्लो टू प्रिवेंट एक्सेसिव लैंडिंग लीडिंग टू इन्फ्लेशन, आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट के फ्लो को इकोनॉमी में, ताकि अगर एक्सेसिव लैंडिंग कर देंगे बैंक्स तो महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड क्रेडिट शॉर्टेजेस हैम्परिंग द ग्रोथ, देखता है कि क्रेडिट की शॉर्टेज तो नहीं होगी इकोनॉमी में, अगर क्रेडिट की शॉर्टेज होती है इकोनॉमी में तो ग्रोथ रेट हैम्पर करती है। टूल्स इंक्लूड, जो इसके टूल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव जो है कंट्रोल्स के भी होते हैं और क्वालिटेटिव कंट्रोल्स के भी होते हैं। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह आ जाती हैं। एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आरबीआई यूजेस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, दैट इज increasing repo rate, etc., to control inflation, and expansionary policies to reduce rates to combat deflation. तो सिंपल वर्ड्स में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, इसको कंट्रोल करती है, महंगाई को या मंदी को कंट्रोल करती है। अगर मार्केट में महंगाई आ गई है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ले आएगी जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएंगे ताकि लोन्स का फ्लो कम हो जाए। और अगर मार्केट में मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, लो डिमांड चल रही है, डेफिसिट डिमांड चल रही है या डिफ्लेशन चल रही है, उस केस में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगी जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जाएंगे ताकि लोग लोन ज़्यादा लें और मार्केट में पैसा ज़्यादा आए। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग। आरबीआई आइडेंटिफाइज systemic risks, that is NPAs, liquidity crisis, etc., and takes corrective measures. तो आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकों को चेक करती रहती है कि वहाँ एनपीए का क्या माहौल चल रहा है, लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं आ रहे। तो ये सारे जो सिस्टेमिक रिस्क्स होते हैं उनको चेक करती रहती है ताकि अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो जाए, और अगर कोई खामी आती है तो उसको करेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेती है। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंसेस। द आरबीआई इंश्योर्स फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, आरबीआई इंश्योर करती है कि बैंक कहीं कस्टमर से बेईमानी ना कर दें। इस वजह से एनफोर्सिंग द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है वो लॉन्च की इन्होंने। ये क्या होती है मैं अलग से बताऊंगा, अगर यहीं बता दिया तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। मॉनिटरिंग मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, देखती है कि कहीं आपको ज़बरदस्ती फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो नहीं चेपे जा रहे, या ज़बरदस्ती बैंक में आप पैसे जमा कराने के तो आपको कह रहे हैं म्यूचुअल फंड ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, समझ की बात, ऐसे तो नहीं आपको मिस सेलिंग की जा रही। एंड नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग कस्टमर राइट्स इन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, तो भी जो भी आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हो जो कस्टमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, जितनी भी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको देखता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। द आरबीआई सुपरवाइजेज NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस टू एंश्योर दे फॉलो प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड डू नॉट पोज रिस्क्स टू द फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो ये ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, उनको रेगुलेट करता है और ये देखता है कि कहीं NBFCs ऐसा काम ना कर दें कि वो कुछ ज़्यादा ही लोन बांट दे और बाद में उनके लिए रिस्क हो जाए और फाइनेंशियल रिस्क आ जाए पूरी की पूरी इकोनॉमी में। नेक्स्ट आ जाता है डाटा कलेक्शन एंड इकोनॉमिक रिसर्च। द आरबीआई पब्लिशेस रिपोर्ट्स लाइक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग एटसेट्रा। तो ये सारी रिपोर्ट छापता है ताकि लोगों को टाइम टू टाइम पता लगता रहता है कि डाटा क्या चल रहा है इकोनॉमी में, उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। दीज हेल्प
पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स टू मेक इनफॉर्म डिसीजंस। तो ये हेल्प करता है कि अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम अच्छे से जो है वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से पॉलिसीज़ बना सकती है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। द RBI फैसिलिटेट्स स्कीम्स लाइक जन धन योजना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है, अटल पेंशन योजना जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के फार्मर्स को क्रेडिट का एक्सेस हो जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो स्कीम्स हैं उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो नीचे तक जो भी स्कीम लाती है वो नीचे तक जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ सके उसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट। ड्यूरिंग क्राइसिस दैट इज या फॉर एग्जांपल कोविड-19 या 2008 के जो रिसेशन आए थे, द RBI प्रोवाइड्स लिक्विडिटी सपोर्ट, मॉरेटोरियम्स ऑन लोन्स एंड स्टिमुलस पैकेजेस टू स्टेबलाइज द इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए लोन्स में मॉरेटोरियम लेके आ सकता है, या फिर जो लिक्विडिटी की सपोर्ट देता है बैंकों को ताकि बैंकों के पास अच्छा पैसा रहे, और हेल्प करता है ताकि इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबलाइज रहे, ठीक है, डामाडोल नहीं होने देता, या फिर कह सकते हो कि सिस्टम को कोलैप्स नहीं होने देता। अब कंक्लूड करते हैं, द RBI इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम, एंश्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो RBI इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है जो कि मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल बना के रखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम की आदतें डलवाता है, और पेमेंट सिस्टम या बैंक्स खुलवाता, अकाउंट्स खुलवाता है वगैरह वगैरह, इंक्लूड करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में। इट्स मल्टीफेसेटेड रोल्स मेक इट इंडिस्पेंसेबल इन शेपिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फ्यूचर अगर ब्राइट करना है तो सेंट्रल बैंक को इंपॉर्टेंट रोल निभाना ही पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।